If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने थिक लेंस डिस्कस किया था। आज हम थिन लेंस के बारे में बात करेंगे। थिक लेंस के सारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने एक ही आइडिया यूज किया था और वो ये था कि फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। थिक लेंस की बातों को डिस्कस करने में हमने जो जो रिजल्ट डेवलप किए थे, अगर उन्हीं रिजल्ट्स में उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दें तो वो सब थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं और यही बेसिस हम थिन लेंस के फंडामेंटल डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि थिक लेंस के कुछ रिजल्ट्स और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के कुछ रिजल्ट हम पहले रिवाइज कर लें, क्योंकि उन्हीं रिजल्ट को हमें यूज करना होगा। Refraction at spherical surface. Image formation. Mu r upon v minus mu I upon u is equal to mu r minus mu I upon r. अब देखिए यहां पे r and I जो सबस्क्रिप्ट हैं ये डिनोट करते हैं इंसिडेंस रे मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। इसका ऑब्जेक्ट और इमेज के लोकेशन से कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स mu r is the refractive index of the medium in which refracted rays exist, and mu I is the refractive index of that medium in which incident ray exists, and here r is the radius of curvature of the spherical surface. Principal foci. First principal focus. Object is at the focus and image is at infinity. Second principal focus, object is at infinity and image is at the focus. अब ये जो दोनों प्रिंसिपल फोकस लेंथ हैं इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो इसको रिमेंबर रखने का बहुत अच्छा तरीका है। फर्स्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नियरर, सेकंड मीन्स ऑब्जेक्ट इज फार्दर। अब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकाई हैं इनकी डिस्कस बात तो हम थिन लेंस में करेंगे, लेकिन थिन लेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर थिन लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तो उसकी दोनों फोकल लेंथ इक्वल होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। इमेज मेड बाय ए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इमेज मेड बाय ए डिवाइस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस। अब थिन लेंस के सारे आइडियाज को डेवलप करने के लिए हम इन्हीं बातों को यूज करेंगे और इन्हीं बातों को यूज करके हम लोगों ने थिक लेंस के आइडियाज डेवलप किए थे। लेंस, सबसे पहले देख लें लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। लेंस को डिफाइन हमने थिक लेंस के टाइम भी किया था, बट उन्हीं डेफिनेशन को एक बार वापस ले लें। ए लेंस इज ए पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट मेक्स ए पैरेलल लाइट बीम टू कन्वर्ज एट ए फोकस or to appear diverging from a focus. The lens कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक ऐसा पीस है जो उस पर इंसिडेंट पैरेलल लाइट बीम को या तो किसी पॉइंट पर फोकस कर देगा या उनको इस तरह से डाइवर्ज कर देगा कि हमें ऐसा अपीयर हो कि वो सारी लाइट बीम्स, सारी रेज किसी एक फोकस से निकल के आ रही है। यूजुअली a lens has two coaxial refracting surfaces. At least one of them is spherical. लेंस में यूजुअली क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर देखें उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगी और उनमें से कम एक का स्फेरिकल होना जरूरी है। दोनों भी स्फेरिकल हो सकती हैं बट कभी भी दोनों प्लेन नहीं होंगी। अब यहां ये यूजुअल टर्म हमने इसलिए यूज किया है कि किसी एक ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसकी दोनों सरफेस प्लेन हो, कोई भी स्फेरिकल नहीं हो, बट उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उस स्लैब में प्लेस टू प्लेस इस तरह से वेरी करें कि वो अपने से पास होने वाली बीम को या तो डाइवर्स कर दे या कन्वर्स कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो डिवाइस भी लेंस की तरह काम करेगी। तो इसलिए यहां यूजुअल बोल दिया कि यूजुअल जो लेंस होते हैं उनमें एक सरफेस स्फेरिकल होगी कम से कम, या दोनों सरफेस स्फेरिकल होगी। थिन लेंस, thickness of the lens is negligible as compared to the radii of curvature of the refracting surfaces. अगर किसी लेंस की जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उनकी रेडाई के कंपैरिजन में
उनके बीच की डिस्टेंस जो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग होती है उसको थिकनेस बोलते हैं लेंस की। अगर उसको नेग्लेक्ट कर सकें तो उसको हम थिन लेंस बोलेंगे। जैसे अब देखिए लेंस इस इमेज में क्लियर है। ये हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है फॉर एग्जांपल। अब इसकी दोनों सरफेस के बीच में यहां प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो C1 C2 से पास होगी, और उसके अलोंग उनके सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने T से डिनोट किया है, और इसको बोलेंगे इस लेंस की थिकनेस। अगर T इन R1 और R2 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो इसको हम थिन लेंस बोलेंगे। If T is much less than R1 as well as much less than R2, अगर ऐसा हो तो इसको हम थिन लेंस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस, जैसे अभी बात हुई कि दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक जो मैथमेटिकल लाइन, मैथमेटिकल मींस इमेजिनरी लाइन पास होगी, उसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये PA मींस प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए C1 C2 दोनों से पास हो रही है। ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ए मैथमेटिकल लाइन थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of both the refracting surfaces is known as the principal axis or optical axis of a lens. It is also an axis of symmetry of the lens. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लेंस की एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थिन लेंस अंडर पैरेक्सियल कंडीशंस। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेक्सियल कंडीशंस जो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ी थी कि अगर सारी की सारी इंसिडेंट रे वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो उनको हम पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। इन पैरेक्सियल रेज की कंडीशन में इमेजेस जो बनती हो बड़ी परफेक्ट होती हैं। तो हम हमेशा पैरेक्सियल कंडीशंस की बात करेंगे, भले पैरेक्सियल कंडीशन मेंशन किया हो गया और नहीं किया गया हो। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज की बात की थी। मार्जिनल रेज वो होती हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से काफी डिस्टेंस पर मिरर पर इंसिडेंट होती थी। ऐसे लेंस में हम मार्जिनल रेज की बात कर सकते हैं। मार्जिनल रेज वो होंगी जो पोल से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर इंसिडेंट होंगी। अभी जिससे पैरेक्सियल रेज की बात हुई वेरी क्लोज। तो अगर किसी लेंस को हमें पैरेक्सियल कंडीशन में यूज करना है तो उसका एपर्चर बहुत छोटा रखना पड़ेगा। अब इस पैरेक्सियल कंडीशंस बार बार मेंशन नहीं होगा। अगर ये मेंशन नहीं है कि आपको मार्जिनल रेज कंसीडर करनी है तो ऑटोमेटिकली हर कंडीशन में हमें पैरेक्सियल कंडीशन को ही अज्यूम करके चलना है। तो पैरेक्सियल कंडीशन में एक लेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन फंडामेंटल के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। अब देखिए हमने एक लेंस लिया, देखने में थिक लेंस लग रहा है बट ये थिन लेंस है कि हमने ऑप्टिकल एक्सिस के आसपास का थोड़ा सा रीजन रिप्रेजेंट किया है। अब यहां से ये लेंस काफी बड़ा होता, अगर उसके पूरे साइज के कंपेरिजन में देखते तो ये काफी कम नजर आता। तो ये एक थिन लेंस है और इसके ऑप्टिकल एक्सिस के बहुत पास का रीजन हमने कंसीडर किया है। तो इसमें जो भी रेज होंगी वो पैरेक्सियल रेज होंगी। अब सपोज ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, देन जस्ट सी ए रे कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज रिफ्लेक्टेड हियर एंड अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड हियर एंड गोज हियर। हमने एक ऐसा अज्यूम कर लिया। अब देखिए एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लें। इस फर्स्ट इंसिडेंट रे को हम इधर एक्सटेंड करें, ऐसे ही फाइनली इमर्जेंट रे को बैक एक्सटेंड करें तो ये दोनों रेज, ये दोनों एक्सटेंशन यहां कट करेंगे। अगर इस पॉइंट से हम ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, बेसिकली ये AB जो लाइन है एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। तो अब ये प्लेन आप देखिए क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से क्या होगा, पैरेक्सियल रेज के जितनी भी रेज आएंगी उनके लिए हम ऐसा ये मतलब इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करें और फाइनली इमर्जेंट को रे को पीछे एक्सटेंड करें तो सारे कॉर्नर पॉइंट इस AB प्लेन से पास होंगे। और ये AB प्लेन अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। एक्चुअली ए लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड एट बोथ द सरफेसेस ऑफ ए लेंस, बट फॉर ए थिन लेंस it can be assumed with appreciable accuracy that the ray had suffered a single refraction at a plane perpendicular to the principal axis and somewhere inside the lens as the plane AB. Now, ये idea बहुत important है. I'm again reading it. But for a thin lens,
it can be assumed with appreciable accuracy that the ray had suffered a single refraction at a plane perpendicular to the principal axis and somewhere inside the lens as the plane AB. अब देखिए थिन लेंस इतना थिन होगा कि दोनों सरफेस की इतनी पास होंगी कि ये दोनों रिफ्लेक्शन पॉइंट इतने पास पास होंगे कि हम मान सकते हैं वो एक ही रिफ्लेक्शन हुआ है। और ऐसा अज्यूम करने से थिन लेंस में कोई बहुत मतलब नेग्लिजिबल एरर कैलकुलेशंस में आएंगी और इसलिए कहा है विद एप्रिशिएबल एक्यूरेसी, मतलब उससे जो एरर्स आएंगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। नाउ तो अब हम लेंस को एक आइडिया आता है कि क्यों ना थिन लेंस को एक इस लाइन से रिप्रेजेंट कर दें और हम अज्यूम करें कि लेंस में सिंगल रिफ्रैक्शन हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ रे कंस्ट्रक्शन वी मे रिप्रेजेंट ए थिन लेंस अंडर पैरेक्सियल कंडीशंस बाय ए सिंगल प्लेन AB as shown in the figure, where the refraction is assumed to take place. This plane is known as refracting plane of the lens. और ये ऐसा ही किया जाता है, थिन लेंस को एक सिंगल प्लेन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मान लेते हैं कि वहां एक सिंगल रिफ्लेक्शन हुआ है और उस रिफ्लेक्शन का रिजल्ट दोनों रिफ्लेक्शन के इक्विवेलेंट होगा और इस सरफेस को हम लेंस का रिफ्रैक्टिंग प्लेन बोलते हैं। और इसको लोकेट करने का आइडिया अब एक बार वापस देख लें। फर्स्ट इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दीजिए और फाइनल इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर दिए। जहां ये दोनों मिलती हैं उस पॉइंट को से ऑप्टिकल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एंड दैट इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग प्लेन ऑफ द लेंस। एक्चुअली यहां पे कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ए सिंगल रिफ्रैक्शन which gives result equivalent to both the refraction, ऐसा अज्यूम किया गया है। A thin lens is represented by a single refracting surface known as the refracting plane of the lens. अब लेंस को हम सिंगल रिफ्रैक्टिंग प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है बट माना हमेशा ऐसा जाता है। डायग्राम आपको कई बार एक एक्चुअल लेंस का मिलेगा और कई बार डायग्राम में केवल ये प्लेन शो कर देंगे और वी हैव टू अज्यूम इट एज ए लेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ले लें, पोल और ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में पोल बहुत क्लियर था कि मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे ऑप्टिकल एक्सिस को क्रॉस करती है वही पोल था। बट लेंस में पोल डिफाइन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब ऑब्वियस चॉइस यहां सोच सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है एंड ये पोल होना चाहिए और इसी को पोल लेते हैं। पोल और द ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स द रिफ्रैक्टिंग प्लेन ऑफ द लेंस। मींस ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन AB जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलता है और उसी को हम पोल या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और डायग्राम में इसको हमने एक लेटर O से डिनोट कर दिया। इन द फिगर द पोल इज द पॉइंट O। पोल की एक डेफिनेशन और भी है, what? A ray of light through the pole passes the lens undeviated. अब actually you will find this definition in all of the textbook. अब ये डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये कि ये डेफिनेशन ज्यादा फंडामेंटल है, ये हमें बता देती है कि पोल कहां होगा और ये डेफिनेशन आपको जैसे पहले से मालूम है पोल यहां होता है और उसकी प्रॉपर्टी है। Symbol of a thin lens in ray diagram under paraxial conditions. अब बात रिप्रेजेंटेशन की हुई तो हम लेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे रे डायग्राम में? क्या हम एक्चुअल उसका डायग्राम बनाएं या कोई सिंबल भी होता है? तो लेंसेस दोनों टाइप के लेंस के लिए कुछ सिंबल सजेस्ट किए गए हैं। उन सिंबल्स का लॉजिक क्या है हम वो देख लें और ये ध्यान रहे कि ये सिंबल्स आर एप्लीकेबल फॉर पैरेक्सियल कंडीशंस ओनली। अब देखिए हमने एक कॉन्वेक्स लेंस की बात की, अभी इसको हमने कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं और यूजुअली कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बट ए कॉन्वेक्स लेंस विल नॉट ऑलवेज बी ए कन्वर्जिंग लेंस। इस बात को हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब देखिए इसके दोनों सरफेस इस तरह से हैं। यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की इसकी रिफ्रैक्टिंग प्लेन है और ये इसकी जो कर्व सरफेस है उनका हमने ये एक्सटेंशन ड्रॉ कर दिया इस एरो टाइप। एंड नाउ जस्ट सी, अगर हम इतना सही रखें तो यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन
जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन जो हमने अभी डिफाइन किया उसको रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे ये इस टाइप के, ये इस टाइप के एरो मींस ये सरफेस इस तरह से, मतलब ये सरफेस यहां जा रही थी, हमने सरफेस का थोड़ा थोड़ा पोर्शन शो कर दिया दोनों सरफेस का। एंड ऐसे ही हम कॉन्केव लेंस का या डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल बना सकते हैं। कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, इसमें पहले उसका रिफ्लेक्शन प्लेन अज्यूम करें और इस सरफेस का एक्सटेंशन इधर, इस सरफेस का एक्सटेंशन इधर। एक्चुअली इसको इस तरह से, इन लाइन को हम यहां शिफ्ट करते हैं लाइक दैट, जस्ट सी, एंड नाउ वी रिमूव द लेंस। सो सच काइंड ऑफ सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट और रिप्रेजेंट ए कॉन्केव लेंस। अब इन सिंबल्स का यूज डिजायरेबल है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इन सिंबल्स को यूज ही करें। अब क्यों इन सिंबल्स को डिस्कस करना जरूरी इसलिए है कि हो सकता है कभी ये सिंबल्स दिए हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली इन सिंबल्स के बजाय लेंस का एक्चुअल सेक्शन जो हमने पहले शो किया था वही यूज किया जाता है। बट इफ यू ड्रॉ दीज सिंबल्स इन मेकिंग रे डायग्राम, यू विल फाइंड वेरी एक्यूरेट रे डायग्राम। These symbols, when used, produce very accurate ray diagram under paraxial conditions. अब जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो इन सिंबल्स को यूज करेंगे तो आप अपने आप पहचान जाएंगे। और एक्चुअली जस्ट सी, हम लेंस में जब रे डायग्राम बनाते हैं तो वहां भी अगर आपने ध्यान दिया होगा 10th क्लास में, तो लेंस के बीच में एक ही पॉइंट पे हम रे को टर्न करते हैं और वो रिफ्रैक्टिंग प्लेन था। जो रिफ्रैक्टिंग प्लेन हम यूज कर रहे हैं तो इसमें पूरा लेंस बनाने के बजाय ऐसा कॉर्नर कर दें तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और ऐसा एंड्स पे कर दें तो ये कॉन्केव लेंस होगा। तो इस टाइप से सिंबल बनाना एक टाइम सेविंग आइडिया होगा, क्योंकि व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उन दोनों कर्व सरफेस को हम जब बनाते हैं एक्चुअली, तो फ्री हैंड स्केचिंग में वो सरफेस थोड़ी सी इम्परफेक्ट हो जाती हैं और हम उसको बार बार परफेक्ट करने के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। इट विल बेटर टू ड्रॉ दिस डायग्राम। जब भी हम आगे रे डायग्राम यूज करें तो इस टाइप का सिंबल यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ दीज सिंबल्स इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी, मतलब ये आप चाहें तो इस सिंबल्स को यूज करें और चाहे तो ना यूज करें। प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अब देखिए, प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो थिन लेंस में थिक लेंस में डिस्कस किया था वो दो थी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो वन बाय वन थिन लेंस के लिए भी हम दोनों प्रिंसिपल फोकल लेंथ को डिस्कस करें, क्या होंगी। अब देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ मतलब मींस ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पॉइंट पर रखें कि उससे निकलने वाली रेज लेंस से पास होने के बाद इन्फिनिटी पर इमेज बनाए, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। नाउ वी कैन डिस्कस इन दिस वे। सपोज हमने, अब देखो लेंस एक जनरल आइडिया लिया, वी हैव टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, एंड हियर this yellowish color shows one medium, this green color shows another medium and blue color shows another medium। अब एक कलर स्कीम हम डिफरेंट टाइप्स के मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका नहीं तो तीन कलर के मीडियम है, मीडियम, ऑल दिस मीडियम विच आर यूज आर ऑलवेज कलरलेस। सो हियर, अब ये फर्स्ट मीडियम, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 और ये μ2 जो है ये लेंस का मटेरियल है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2, एंड इस लेंस के बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने μ3 मान लिया। मींस इन दोनों सरफेस, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो लाइट ग्रीन कलर से आपको रीजन दिखाई दे रहा है वही हमारा थिन लेंस है। नाउ व्हाट वी डू हियर, सी, इस सरफेस का जो फर्स्ट सरफेस है इसका रेडियस कर्वेचर R1 ले लें, इसको R2 ले लें। अब फर्स्ट क्यों बोला, वी अज्यूम द रे इंसिडेंट फ्रॉम दिस साइड। सो हाउ वी कैन सी हियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब इन दोनों सरफेस से, अब देखिए यहां से पास हो रही है और ये यहां से यहां तक के बीच को हम इस लेंस की थिकनेस बोल देंगे सी टी। एंड अभी टी को कंसिडर करें, जैसे बात हुई कि जो थिक लेंस के रिजल्ट थे उन्हीं में अगर हम थिकनेस नेग्लेक्ट कर दें तो रिजल्ट हमारे थिन लेंस के मिल जाते हैं। उसी आइडिया पे काम करेंगे। सो हियर, यहां हमने एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया एंड ये F1 को भी आप देखिए यहां हमने फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर किया है, क्योंकि थिन लेंस में हम इन डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे। अभी जैसे पोल डिफाइन कर लिया तो आपको ऑब्वियस चॉइस चलेगी होगी पोल से मेजर करेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई फ्रॉम पोल, व्हाई नॉट फ्रॉम दी सरफेसेस। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां से एक रे
सपोज ये रे गई और इसका यहां से रिफ्लेक्शन हो, यू कैन सी इट हैज बैंड स्लाइटली एंड नेक्स्ट रिफ्लेक्शन यहां होने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी हम कहेंगे इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। और यही डेफिनेशन थी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर हो तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। तो ये लेंस डिस्टेंस हमने क्या बोल दिया, f1 मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। नाउ वी डिस्कस रिफ्रैक्शन at the first surface and then refraction at the second surface one by one, and we analyze it. Similarly, what we have done in thick lens, but with the condition that thickness we neglect. So for the here first refraction, now if we back extend this middle ray here, that is image made by the first refraction. Let us call it V1. अब देखिए ये रे हो सकता है यहां आने के बाद ज्यादा मुड़ गई होती तो ये इमेज यहां बनती। तो ये V1 है, इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे बिकॉज V1 में भी ऑन दैट साइड और दिस साइड। सो वट एवर एनालिसिस वी टेक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। साइन कन्वेंशन हम F1 के लिए यूज करेंगे बिकॉज F1 हमें फाइंड करना है, बट V1 के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते। रीजन इज दैट कि यहाँ μ1 μ2 के रिलेशन और इस R1 पर डिपेंड करेगा कि रे कितना बेंड हो सकती है। हो सकता है रे इतना बेंड हो जाती कि ये वाली इमेज इस तरह बनती, तो V1 क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ V1 नेगेटिव। तो V1 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। सो हियर इन ड्यूरिंग एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल डोंट पुट साइन ऑफ V1. Sign convention, what? U1 is equal to minus F1 and R1 here, इसको हम R1 लिया, इसके सरफेस को R लेने, क्योंकि यहां पे हम स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। उसका रिलेशन क्या था, म्यू आर अपॉन वी माइनस म्यू आई अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई अपॉन आर। तो आर की जगह R1 आप देख सकते हैं, इस साइन कन्वेंशन के लिए R1 विल बी पॉजिटिव। So mu r upon v minus mu I upon u is equal to mu r minus mu I upon r. अब देखिए ये जो रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं, इनको हम जनरल कंडीशन में यूज करना है फॉर एनी काइंड ऑफ लेंस। तो इसीलिए हमने दोनों R1 R2 को पॉजिटिव लिया है। अब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अगर जो भी रेडियस कर्वेचर नेगेटिव होगी, हम जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उसकी वैल्यू नेगेटिव रख देंगे। एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर म्यू आर मींस फर्स्ट रिफ्रैक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम में है, वो μ2 में है, और इंसिडेंट रे कहाँ, μ1 में। तो म्यू आर की जगह μ2 आएगा और म्यू आई की जगह μ1 आएगा, और v को हम v1 रख देंगे एंड u की जगह व्हाट, माइनस F1। सो μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन माइनस F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। एंड फ्रॉम हियर अब हमें मालूम है इस सरफेस से रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो हम इस टर्म को अलग कर लें, इसको इधर ले जाएं। सो व्हाट यू गेट, μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इधर जाके माइनस हो गया, माइनस μ1 अपॉन f1। सो दैट इज इक्वेशन 1। सो ये इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन को एनालाइज करके निकाल सकते हैं। नाउ अब सेकंड सरफेस का रिफ्लेक्शन हमें कंसीडर करना है, रिफ्लेक्शन एट द सेकंड सरफेस और इंटरफेस। नाउ सेकंड सरफेस के लिए ये जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो एक्चुअली जब थिक लेंस होता तो U2 के लिए हम T प्लस V1 करते, बट व्हाट वी डू हियर, U2 इज इक्वल टू लिमिट T टेंड्स टू 0 V1 मॉड प्लस माइनस T। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस टी क्यों लिया, कि अब देखिए ये इमेज इधर भी तो बन सकती थी। अगर ये इमेज इधर बनती तो माइनस लेते, और इधर बनी तो प्लस लिया। तो इट डिपेंड्स, बट वॉट एवर यू टेक प्लस माइनस टी, बिकॉज लिमिट टी टेंड्स टू 0, तो ये 0 होगा। तो व्हाट यू गेट हियर, U2 मॉड इज इक्वल टू V1। अब जैसे बात की कि इमेज जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज है वो इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो V1 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो V1 को हम विदाउट साइन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन, U2 इज इक्वल टू V1 एंड V2 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड R इज इक्वल टू प्लस R2। अब देखिए V2 इंफिनिटी होगा, U2 को हमने V1 लिया,
ये मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये v1 इधर भी हो सकता था और v1 इधर भी हो सकता था. Now we use the same formula and substitute the values. What is the formula? Mu r upon v minus mu I upon u is equal to mu r minus mu I upon r. So let us substitute the value. Ab mu r means the refractive index of the medium in which refracted ray exists. So mu r is mu 3 for second reflection. And mu I is mu 2. क्यों? इसमें इस सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये रे इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट रे किस मीडियम पे, म्यू 2 में, तो म्यू आई की जगह म्यू 2 आएगा और म्यू आर की जगह म्यू 3. सो नाउ पुट द वैल्यूज. सो म्यू 3 अपॉन वी 2 माइनस म्यू 2 अपॉन यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन आर 2. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. फॉर वी 2 वी सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी, फॉर यू 2 वी सब्स्टिट्यूट वी 1. So mu 3 upon infinity minus mu 2 upon v1 is equal to mu 3 minus mu 2 upon r. Now what we do? We straightforwardly substitute the value of this mu 2 by v1 from equation 1 here. From equation 1, ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा. सो ये माइनस था तो ये पूरा का पूरा, आप देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस था, ब्रैकेट में आ गया. व्हाट? mu 2 minus mu 1 upon r1 minus mu 1 by r1, mu 1 by f1. You can see here mu 2 minus mu 1 upon r1 minus mu 1 by f1 is equal to this term mu 3 minus mu 2 upon r2. Now from here we can write mu 1 by f1 is equal to what? Mu 2 minus mu 1 by r1 and plus mu 3 minus mu 2 by r2. Let us see how. जैसे अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ यह प्लस हो गया और ये माइनस रहेगा, तो इस टर्म को उधर ले गए तो प्लस हो गई, लेकिन अब यहाँ पे सो ये प्लस में और प्लस में. सो दिस इज द रिलेशन फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ. व्हाट? mu1 by f1. अब देखिए इसको रिमेंबर करना बड़ा आसान है. फर्स्ट मीन्स mu1 by f1. अब ये टर्म क्या है? mu2 minus mu1 by r1. इसके लिए mu2 minus mu1 by r1 और सेकंड के लिए mu 3 minus mu 2 by r2. So that is very simple to remember. और ये और सिंपल हो जाएगा अगर सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ के लिए मैं इक्वेशन क्या आई, सेकंड के लिए ये mu 3 by f2. अगर ऐसा आता है तो ये रिलेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं, वो सिमेट्री से अपने आप रिमेंबर हो जाएगा. लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ. प्रिंसिपल फोकल लेंथ of a thin lens, second principal focal length. As it is, जैसी कैलकुलेशन हमने पहले की फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ के लिए एग्जैक्टली सिमिलर कैलकुलेशन हम इसके लिए करेंगे. सिचुएशन वही है. अब देखिए ये मीडियम mu1, mu2, mu3 एंड r1, r2 एंड थिकनेस t, that is principal axis. Now for second principal focal length, what is definition? Object is at infinity and image is at the second focus. So if object is infinity means the rays are incident on the device parallel to the principal axis. अगर पैरेलल है तभी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे. सो हियर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लिया. नाउ आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन वी अज्यूम इट बेंड्स हियर एंड आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन हियर. तो अगर ये जो मिडिल रे है mu 2 मीडियम में, इस रे को हम आगे एक्सटेंड कर दें तो जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे दैट इमेज इज ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन. से f2, इसको हमने f2 बोल दिया. क्यों? कि जो पहली रे जो रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मींस ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, वो जहां पे इमेज बनाएगी वही हमारा सेकंड फोकस होगा. रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट इंटरफेस. अब इसको यूज करने के लिए अगर इस रे को हम आगे एक्सटेंड करें तो जहां ये मीट करेगी वहां फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज बनी थी. सी लाइक दैट. ये मिडिल रे को हमने एक्सटेंड किया और दिस इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट रिफ्लेक्शन. तो यहां से ये डिस्टेंस हम इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे. सो इट इज v1. अब देखिए ये फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन है, तो v1 को हमने फर्स्ट सरफेस से ही मेजर किया है. सो व्हाट इज साइन कन्वेंशन? टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव. तो u1 क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी. अभी टेक माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, डजंट मैटर. सो इन्फिनिटी इज देयर एंड व्हाट इज r? r is plus r1
एंड v1 फाइंड करना है. व्हाट इज द रिलेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन? म्यू आर बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई अपॉन आर. एंड वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज. व्हाट म्यू आर क्या होगा? म्यू टू, बिकॉज फर्स्ट सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन रे म्यू टू में है और इंसिडेंट रे म्यू वन में है, तो म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई यू का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन. Now this term will become 0 and we straightforwardly find what? Mu 2 by V1 is equal to mu 2 minus mu 1 by R1, and we call it equation 1, exactly similar to the previous first principal focal length जो हमने किया था. Calculation almost identical है. Refraction at the second interface. सेकेंड इंटरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन करनी है. अब देखिए यहां से V1 में से T को माइनस करना पड़ेगा. हो सकता है ऐसा होता कि रे इधर टर्न होती और V1 इधर आता, तो उस केस में T को प्लस करना होता. तो यहां अगेन वी यूज प्लस माइनस T आइडिया व्हाट वी हैव यूज अर्लियर. सो U2 mod इज इक्वल टू लिमिट T टेंड्स टू 0 V1 mod प्लस माइनस T, एंड अगेन वी हैव टू नेग्लेक्ट T. सो ये प्लस माइनस एक सिंबल यूज किया कि हो सकता है किस केस में आपको प्लस करना पड़े अगर थिक लेंस होता तो, और किसी केस में माइनस करना पड़े. सो दिस U2 का मॉड ऑलमोस्ट V1 के मॉड के इक्वल होगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. सो साइन कन्वेंशन फॉर दिस सेकंड रिफ्लेक्शन अगेन पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट. सो व्हाट वी टेक U2 इज इक्वल टू V1 जो हमने यहाँ फाइंड किया, and V2 is F2. Just see, this is F2, and R is equal to plus R2. You can see the sign convention, and now substitute the value in this formula. What is the formula? Mu R upon V minus mu I upon U is equal to mu R minus mu I upon R. अब आपको बताएं कि पहले हम इस फॉर्मूले को mu2 mu1 यूज करते थे, लेकिन अगर हमको म्यू आर म्यू आई यूज करें तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे फर्स्ट मीडियम है और कहाँ सेकंड मीडियम है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर म्यू आर म्यू 3, फॉर म्यू आई म्यू 2. सो म्यू 3 बाई F2, व्हाट इज यू की V की वैल्यू F2 माइनस म्यू 2 बाई V1, U2 की वैल्यू V1 इज इक्वल टू म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन R2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन. सो व्हाट इज दैट? Mu 3 by F2 is equal to mu 2 by V1 plus this. इस ये टर्म नेगेटिव है, इधर ले जाएंगे प्लस होगा. अब ये वैल्यू सीधे यहां रख देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन व्हाट वी गेट? mu 3 by F2 is equal to mu 2 minus mu 1 upon R1 plus mu 3 minus mu 2 upon R2, and you can see that is the same result. This side, right hand side, is identical what it was for the first principal focal length. Difference is here. For first principal focal length, what do you get here? Mu1 upon F1. Mu1 means first medium upon F1 because that focal length will be in this medium. And for second focal length, F2 for second, but second focal length is medium होगा तो mu3 by mu2, and you can see the right hand side is identical in both the cases. So in this way, now it is very simple to remember these results because समटाइम. अब देखिए क्या है, लेंस की मैक्सिमम सिचुएशन डिपेंड करती है प्रैक्टिकल कंडीशन पर. लेंस इज ऑलमोस्ट इन एवरी केसेस इट इज यूज्ड इन एयर. तो आपके साथ क्या होगा, दोनों तरफ मीडियम सेम होंगे, एयर होगा. लेकिन कभी किसी सिचुएशन में हो सकता है लेंस के एक तरफ मीडियम कुछ और हो, दूसरी तरफ मीडियम कुछ और हो, और ये सिचुएशन आपको रेयरली यूज करनी होगी. और जो सिचुएशन रेयरली यूज करनी होती है वही हमारे लिए डिफिकल्टी का रीजन होती है. तो अब वो जो रेयरली यूज करनी है उसका रिजल्ट भी काफी सिंपल है. नाउ लेट अस डिस्कस इट अगेन फर्दर. सो द टू प्रिंसिपल फोकल लेंथ्स मे और मे नॉट बी इक्वल. अब देखिए वहां से हमें क्या दिख रहा था, प्रिंसिपल फोकल लेंथ इक्वल है या नहीं है. अब उन फॉर्मूले को हम एक बार दोबारा लिख लें. द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होगा, आपको याद होगा, फर्स्ट मींस फर्स्ट मीडियम mu1 अपॉन F1 इज इक्वल टू mu2 minus mu1 by R1 plus mu3 minus mu2 by R2. So mu1 by F1 is equal to mu2 minus mu1 by R1 plus mu3 minus mu2 by R2. And
you can think what will be the second focal length. Second focal length third medium होगी तो mu3 by f2 and this side will remain same. So the second principal focal length mu3 by f2 is equal to mu2 minus mu1 by r1 plus mu3 minus mu2 by r2. It is called second equation number 2. अब इन रिलेशन को अगर आप देखें तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इन प्रिंसिपल फोकल लेंथ का इक्वल होना जरूरी नहीं है. इट विल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ mu1, mu2 एंड mu3. लेकिन अगर बोथ साइड मीडियम सेम हो, ए बोथ साइड मीडिया ऑफ दिस आइडेंटिकल, उस केस में क्या होगा, क्या दोनों फोकल लेंथ इक्वल होंगी? अब इस केस को डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि लेंस का जो मैक्सिमम यूज है वो ऐसा ही है, लेंस के दोनों तरफ मीडियम एक जैसा होता है. चाहे वो टेलीस्कोप में लेंस यूज करें, चाहे वो कैमरा में यूज करें, चाहे वो माइक्रोस्कोप में यूज करें, यूजुअली बोथ द साइड्स वी हैव सेम मीडियम, दैट इज एयर. तो अगर एयर के अलावा कोई और भी मीडियम हो मस्ट, बट कंडीशन क्या है, लेंस के दोनों तरफ हमें मीडियम सेम रखना है. उस कंडीशन में हम इन रिलेशन को देखें. अब यहां तो क्लियर है, अगर दोनों तरफ डिफरेंट मीडिया है तो दोनों फोकल लेंथ क्या होंगी, सर्टेनली डिफरेंट होंगी. लेकिन अगर सेम मीडियम हो तो देखें व्हाट वी कैन डू. हियर mu3 is equal to mu1 is equal to mu0. mu0 मीन्स आउटर मीडियम, लेंस के बाहर कौन सा मीडियम है. तो mu1 और mu3 दोनों को हमने क्या बोलते हैं, mu0, और mu2 वी डिनोट बाय mu1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस. तो ये L डिनोट करेगा लेंस का मटेरियल, और ये नॉट डिनोट करेगा आउटसाइड, और यू कैन से O ऑल्सो, mu0 भी बोल सकते हैं इसको, mu0 भी बोल सकते हैं, but it is for outside medium and it is for the material of the lens. Now we can substitute the values. The first principal focal length, what? mu0 upon f1 is equal to what? mu-L minus mu0 upon r1 plus mu0 minus mu-L upon r2. You can see the substitution. And mu1 को हमने mu0 रखना है और mu3 को mu0 रखना है. That's all, और कोई सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, और mu2 को mu-L करना है. So you can see here. Now what we can take here further. So mu-L minus mu0 upon r1 minus mu-L minus mu0 upon r2, ऐसा किया हमने. अब यहां से mu-L minus mu0 we can take common. Again ये mu0 को यहां ले आए. So what you get here, mu-L minus mu0 1 upon r1 minus 1 upon r2. अभी इसको कॉमन लिया. अब अगर हम mu0 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, व्हाट यू गेट, 1 by f1 is equal to mu-L by mu0, and mu-L by mu0 is what, relative refractive index of the material of the lens with respect to the outer medium. So what we take here, 1 by f1 is equal to mu-L with respect to O minus 1 and 1 upon r1 minus 1 upon r2. So that is the relation. And just see what is the second focal length. The second principal focal length. अब second principal focal length के लिए यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. So यहाँ क्या होगा, mu0 by f2, और यहाँ क्या होगा, mu-L minus mu0 by r1, एंड ये क्या होगा, mu0 minus mu-L by r2. अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड सेम होगी, और यहाँ क्या होगा, mu0 by f2. So mu0 by f2 is equal to mu-L minus mu0 upon r1 plus mu0 minus mu-L upon r2. केवल यहां से कंपेयर करें तो ही आपको विजुलाइज हो जाएगा कि इस केस में दोनों f1 और f2 इक्वल है. बट लेट अस अगेन ट्राई टू फाइंड दिस काइंड ऑफ रिलेशन. सो ये क्या होगा, mu-L minus mu0 upon r1 minus mu-L minus mu0 upon r2. And again we take the same calculation, mu-L minus mu0 we can take common. So what you get here, 1 upon r1 minus 1 upon r2, and again mu0 we divide. So what you get, 1 by f2 is equal to mu-L with respect to not minus 1 is equal into 1 upon r1 minus 1 upon r2. You can see here these two focal lengths are identical. Now just see, ये जो इक्वेशन थी, ये जो आया, इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला. अब थिन लेंस के लिए जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास यही होगी, एंड व्हाट इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फार्मूला.
And what we conclude from here, if optical media on both sides of a thin lens are identical, the first and the second principal focal lengths are equal, otherwise not. Otherwise not means अगर दोनों तरफ मीडिया अलग अलग हैं तो दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट होगी, एंड दैट इज अपरेंट फ्रॉम हियर इक्वेशन 1 and 2. लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अभी जैसे बात हुई कि जो हमने प्रिंसिपल फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ थिन लेंस के डेवलप की, और किस कंडीशन में, दोनों तरफ ऑप्टिकल मीडिया सेम हो. तो आप देखिए दोनों फोकल लेंथ सेम आई थी, और उस फोकल लेंथ के रिलेशन को हमने बोला लेंस मेकर्स फार्मूला. अब वहां F1 F2 अलग अलग सिंबल देने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट F. So if optical media on both the sides of a thin lens are identical, the first and the second principal focal lengths are equal, and given by the equation what, 1 by F is equal to mu L with respect to O minus 1 upon 1 by R1 minus 1 upon R2. That is very important relation for the lens, especially thin lens. So what we can conclude from here, for a thin lens, the thickness is negligible. So both the focal lengths are measured from the pole without any appreciable loss in accuracy. अब देखिए थिकनेस, अब जो हमने रिलेशन डेवलप किए वहां F1 को हमने कहां से मेजर किया था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सेंटर मीन्स वो पॉइंट जहां फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है. और F2 कहां से मेजर किया था, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वो पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, उस पॉइंट से F2 तक. या ये हम कहते हैं F1 was measured from the first refracting surface and F2 was measured from the second refracting surface. अब देखिए दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड थिकनेस, एंड दैट इज नेग्लिजिबल. तो अगर हम दोनों प्रिंसिपल ये जो फोकल लेंथ थी और उन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उनको हम अगर दोनों सरफेस के बीच में जो जहां हमने रिफ्रैक्टिंग प्लेन कट करता है वहां से मेजर करें तो भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा एरर प्रोड्यूस नहीं हुई कैलकुलेशन में. दैट इज वाई कॉल्ड, और उसी पॉइंट को जो जहां पे रिफ्रैक्टिंग प्लेन कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को पोल बोलते हैं. तो पोल से अगर हम प्रिंसिपल ये फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा एरर प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज दैट डिस्टेंस जो हम काउंट कर रहे हैं छोड़ रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विदाउट एनी एप्रिशिएबल लॉस इन एक्यूरेसी. This is also in agreement to the idea of representing a thin lens by a single plane and the suggested symbols. अब देखिए ये जो आइडिया है, ये आइडिया उस बात को और कंफर्म करता है हम लेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दें, एक सिंगल प्लेन से, या जो हमने सिंबल्स डेवलप किए लेंस के उन सिंबल्स को यूज कर लें, उनको ये आइडिया और ज़्यादा कंफर्म करता है. क्या था ये लेंस, या तो हम लेंस को इससे रिप्रेजेंट कर दें या लेंस को ये सिंबल ले लें. नाउ जस्ट सी ओनली दिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसमें अगर इधर से इंसिडेंट रे मान चलते हैं, ये पॉइंट तो पोल होगा, तो अगर इधर से इंसिडेंट रे आ रही है मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो ये जो फोकस होगा वो सेकंड फोकस होगा. एंड अगर यहाँ से रह गई और इधर पैरेलल हो गई तो इधर जो फोकस होगा फर्स्ट फोकस होगा, कि ऑब्जेक्ट फिर ये लोकेशन हो जाएगी. लेकिन हमें मालूम है दोनों ही इक्वल हैं, यहाँ पे दोनों पॉइंट को F1 F2 ना बोल के F और F बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो F, दिस ऑल्सो F, एंड दिस फोकल लेंथ इज ऑल्सो F एंड दिस फोकल लेंथ इज ऑल्सो F. अब यहाँ F1 F2 ना बोल के इसको F बोल देंगे. सो दैट इज वॉट सम आइडिया फोकल लेंथ ऑफ ए convex lens. Similarly, we can have concave length. Again, symbol you can see. This way we have developed the idea of symbol. This way, optical axis or principal axis, this is pole, and one side will be F, one side will be F. So here F and here F. This F, this is also F. अब दोनों फोकल लेंथ आइडेंटिकल हैं, तो किस कंडीशन में, थिन लेंस के दोनों तरफ मीडिया सेम हो, एंड दैट इज द यूजुअल कंडीशंस इन विच ए थिन लेंस इज यूज्ड. तो उस केस में सेकंड और फर्स्ट फोकस को डिफरेंशिएट करना जरूरी नहीं, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं. बट दोनों तरफ मीडिया अलग अलग होंगे तो ये चीज़ें अलग अलग होंगी, इसलिए उन आइडियाज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है.
थोड़ा सा डिस्कशन और हम ले लें लेंस के बारे में। व्हाट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, जनरली बात की थी हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। लेकिन इस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का मतलब समझ लें क्या होता है। कन्वर्जिंग का मतलब यही होता है इन रॉ लैंग्वेज कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई बीम आ रही है, वो लेंस से पास होने के बाद फोकस पर जाके कन्वर्ज हो जाए, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई बीम आ रही है, लेंस से पास होने के बाद वो इस तरह से डाइवर्ज हो कि एक पॉइंट फोकस से आती हुई अपीयर हो, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। यह सिंपल सी बात है, पैरेलल बीम कन्वर्जिंग लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो रही है और डाइवर्जिंग लेंस के पास होने के बाद डाइवर्ज हो रही है। या एक और जनरल डेफिनेशन ले सकते हैं, वो ये कि एनी रे विच passes through a lens, if after passing the lens the ray deviates away from the principal axis, it is called diverging. If it deviates toward the principal axis, it is called converging. So let us see how we can use these definitions. A lens is said to be converging or diverging depends on whether a light ray after passing the lens deviates towards or away from the principal axis respectively. अगर रे लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ डेविएट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कन्वर्जिंग, और अवे डेविएट होती है तो क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज रेस्पेक्टिवली। नाउ वी कैन थिंक हियर कन्वर्जिंग लेंस, व्हाट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट प्लेन ऑफ लेंस दिस, एंड ये रे लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो गई, सो दैट काइंड ऑफ लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। अब देखिए यहाँ हमने कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव शो नहीं किया, लेंस का प्लेन शो कर दिया और ना कोई सिंबल बताया कि कॉन्केव हो कन्वर्ज होगा, एंड इट हैज इट्स अगेन इंपॉर्टेंस। नाउ ये f2, अब देखिए सेकेंड फोकल लेंथ होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। डाइवर्जिंग लेंस, प्लेन ऑफ लेंस, रे कमिंग हियर एंड दे बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इस तरह से कि इनको बैक एक्सटेंड करें तो इस पॉइंट से डाइवर्ज होती अपीयर होंगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड अगेन f2। अब f1 f2 इसलिए बोल दिया कि हो सकता है कि दोनों तरफ मीडियम अलग हो, बट हम तो जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं ना कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की। अब इस टाइप का बिहेवियर होगा तब बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, इस टाइप का बिहेवियर होगा तो क्या बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। नाउ लेट अस कम ऑन जनरल रिलेशन। व्हाट जनरल? बोथ द साइड्स मीडिया डिफरेंट लेते हुए जो फोकल लेंथ के रिलेशन से उनके बारे में बात करें, या उससे पहले हम कर लें दोनों तरफ मीडिया आइडेंटिकल हो। सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। तो उस कैलकुलेशन में जाने से पहले हम एक बार देख लें जो सेकेंड फोकल लेंथ जो कन्वर्जिंग लेंस की होगी, आप देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगी, एंड डाइवर्जिंग लेंस की सेकेंड फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी। अब यूजुअल कंडीशन में दोनों फोकल लेंथ सेम होती है, इसलिए सेकेंड फोकल लेंथ को हम फोकल लेंथ ही बोलते हैं। तो एक जनरल कन्वेंशन ये है कि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी एंड डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। Whether a lens is converging or diverging is decided not only by its shape but also by the refractive indices of the material of the lens as well as that of the media on both the sides of lens. अब देखिए फोकल लेंथ प्लस माइनस क्या होगा, वो तो इक्वेशन अपने आप बता देगा। सेकेंड फोकल लेंथ लेना है तो μ3/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। अब ये सेकेंड फोकल लेंथ, क्योंकि अब हमने डेफिनेशन में क्या लिया कि अगर कन्वर्जिंग है तो सेकेंड फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू कैन सी, अगर डाइवर्जिंग है तो सेकेंड फोकल लेंथ नेगेटिव। अब देखिए यहाँ क्लियर है, ये μ3 μ2 μ1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि f2 प्लस आ जाए माइनस आ जाए, अगेन r1 r2 की वैल्यू पर प्लस होंगे माइनस होंगे। इसलिए क्या कहा, वेदर लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग it decided not only by its shape means r1 r2 values with sign, but also by the refractive indices of the material of the lens, what μ2, as well as that of the media on both sides μ3 and μ1। तो f2 प्लस होगा या माइनस होगा, ये μ1 μ2 μ3 की वैल्यूज, r1 r2 की वैल्यूज और उनके साइन होने के बाद ही डिसाइड होगा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते
कि एक कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा और कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा। द टर्म फोकल लेंथ रेफर्स टू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो फोकल लेंथ जो हम बोलते हैं जनरली कब बोलते हैं, जब दोनों तरफ मीडिया सेम हो और साइन दोनों फोकल लेंथ इक्वल होंगी, तो हम सेकेंड फर्स्ट में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ मीडिया सेम नहीं है तो भी अगर फोकल लेंथ बोला है तो उसका मतलब क्या है, सेकेंड फोकल लेंथ। नाउ यहाँ से जो कंक्लूड करने वाली बात थी वो ये कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग ही होगा और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग ही होगा। क्यों? शेप के अलावा μ1, μ2, μ3 की वैल्यू पर भी F2 का साइन डिसाइड होगा। सेम मीडिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए लेंस। अभी सिंपल केस कर लें, दोनों तरफ मीडिया सेम अगर ले लें, और उस केस में क्या होता है, लेट्स सी। 1/f इज इक्वल टू μl/μ0 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब देखिए हम कंडीशन क्या लें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में ये इस तरह से रेज आई। अब हमने केवल इसको इधर अभी कन्वर्जिंग शो नहीं करेंगे, ये रेज हैं लेकिन केवल साइन कन्वेंशन डिसाइड करने के लिए हैं। तो R1 इसका प्लस होगा और R2 माइनस होगा। यू कैन सी फॉर दिस साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस, तो यहाँ ये साइन प्लस हो जाएगा। सो ऐसे ही कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो इसमें ये कॉन्केव लेंस और ये केवल इंसिडेंट रे हमने शो की हैं साइन कन्वेंशन डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ से देखिए R1 नेगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा, R1 नेगेटिव एंड R2 पॉजिटिव। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख के हम दोनों की फोकल लेंथ का जनरल रिलेशन देख लें। 1/f इज इक्वल टू μl विद रिस्पेक्ट टू -1 1/r1 प्लस 1/r2 वाई। ये माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस साइन और आ गया तो क्या प्लस 1/r2। सिमिलरली व्हाट वी कैन टेक हियर नाउ, कंसिडर टू केसेस। अगर हम ऐसा लें μl इज ग्रेटर देन μ0, मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड मीडियम से ज़्यादा है, उस केस में देखिए ये टर्म 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी टर्म में से 1 माइनस करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव होगा और इस टर्म को तो पॉजिटिव होना ही है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव मीन्स कन्वर्जिंग, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब काम करेगा, जब आउटसाइड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, या लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटसाइड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो। उस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर μl μ0 से छोटा हो जाए, इफ μl इज लेस देन μ0, यू कैन सी दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन 1, सो दिस टर्म अंडर ब्रैकेट ये पूरा कैलकुलेशन नेगेटिव होगा और ये तो पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। उस केस में ये डाइवर्जिंग हो गया। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। सो कॉन्वेक्स लेंस को हमेशा कन्वर्जिंग कहना जरूरी है, बट ये कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। वो किस कंडीशन में, यूजुअल कंडीशन में हम लेंस को एयर में यूज कर रहे हैं और लेंस का मटेरियल कुछ भी हो एयर से तो ज़्यादा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें 1/f इज इक्वल टू -μl/o माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 वाई वी हैव रिटन दिस। ये टर्म तो वैसे रहेगी। अब ये R1 नेगेटिव हो गया तो -1/r1 और ये पॉजिटिव होने से ये -1/r2 रहेगा, तो ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, यहाँ प्लस आ गया। And again we can see the first case when μl is greater than μ0। अगर μl μ0 से बड़ा है तो ये ब्रैकेट जो होगा ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। तो ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट लेंस। लेकिन अगर μl μ0 से छोटा हो जाए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। क्यों, ये टर्म 1 से छोटी हो गई, तो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या होगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ पॉजिटिव, सो इट विल बिकम ए कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब ये साफ है कि इट विल डिपेंड इफ लेंस इज डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, किस किस बातों पर डिपेंड करेगा, उनकी शेप पर और आउटर मीडिया और इनर मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर। लेकिन इस बात को अभी मान लें, यूजुअली कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्केव लेंस। ऐसा अगर है, इसका मतलब है कि हम लेंस को एयर में यूज कर रहे हैं। उस कंडीशन में
तो ऑब्वियस है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, हमेशा कन्वर्जिंग, और कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग। बट ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। What we can infer from here, whether a lens is diverging or converging depends on its shape as well as refractive indices of surrounding media, मतलब सराउंडिंग मीडिया के रिफ्लेक्ट इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा। यूजुअली a lens is used in air, therefore a convex lens is usually called a converging and concave lens a diverging। ये यूजुअल नोटेशन है बट स्ट्रिक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब एग्जाम्पल 1 की बात करें। जो आइडिया आज हमने सीखे, इनको किस तरह से एनालिसिस में यूज करेंगे, वन बाय वन करके लेट अस टेक अ फ्यू problems and how we use this idea. Let's see what is example 1. Radius of curvature of the curved surface of a plano convex lens is 10 centimeter and its focal length is 30 centimeter. What should be the refractive index of the material of the lens? अब देखिए क्या है, फोकल लेंथ बोला है तो मतलब यूजुअल द लेंस शुड बी यूज इन एयर, तो एयर में फोकल लेंथ, अगर केवल फोकल लेंथ का है मतलब लेंस की फोकल लेंथ एयर में होगी। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है और एक सरफेस की रेडियस कर्वेचर 10 दिया हुआ है। हमें लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्ट इंडेक्स पता करना है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ किस तरह से इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पे या कर्व सरफेस पे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम देख चुके हैं अगर लेंस के आउटर मीडिया दोनों तरफ सेम हो तो फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ दोनों सेम होती हैं। बट एक बार हम अलग अलग कंडीशन में एक डिड्यूस कर लें, कैलकुलेट करने मतलब एक केस ऐसा लें जिसमें इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पे है और एक केस ऐसा लें जिसमें इंसिडेंट रे कर्व सरफेस में है। बट वट एवर इज, हमें फार्मूला तो लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करना है। सो व्हाट इज दैट फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस 1/r1 minus 1/r2, या O means outer, L means lens. So a lens maker's formula, let us take first case। हमने इंसिडेंट रे को प्लेन सरफेस पे जूम किया और ये यहाँ पे फोकस हुई तो इसको फोकस बोल देंगे और ये डिस्टेंस क्या होगी, फोकल है। नाउ सेकंड, इंसिडेंट रे कर्व सरफेस पे लिया और इस तरह से। अब दोनों केस में कैलकुलेट करें, इस केस में R1 इन्फिनिटी होगा और R2 नेगेटिव होगा -10, इस केस में R1 +10 होगा और R2 इन्फिनिटी होगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हियर R1 इज इन्फिनिटी, R2 इज -10 बिकॉज फ्रॉम दिस साइन कन्वेंशन, एंड F इज इक्वल टू +30 एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर। तो अगर F की वैल्यू रख देंगे, R1 रख देंगे, R2 रख देंगे तो केवल ये म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू पता करना है और एयर में है तो जो म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू होगा वही म्यू एल होगा। सो फ्रॉम द लेंस मेकर्स इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट, 1/30 इज इक्वल टू म्यू एल -1, 1/infinity -1 upon -10। अब ये म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू ओ क्यों, बिकॉज एयर के लिए बात है तो म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी इक्वल टू म्यू एल, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी वेरी सिंपल व्हाट विल बी म्यू एल। म्यू एल इज 4/3 and very simple, it will be 1/10, that will be mu l -1, 1/10 here cancel, so mu l -1 is equal to 1/3, so mu l is equal to 1 plus 1/3, 4/3. Now we can come on that case, R1 is 10 centimeter positive दिख रहा है, R2 infinity होगा because that surface, and F plus 30, let us put these values here. From the lens maker's equation 1 we get what, 1/+30 is equal to mu l -1 into 1/10 minus 1/50। Again you can see this, ये टर्म हम इसमें भी 1/10 थी, इसमें भी 1/10, यहाँ 1/30, 1/30, so you'll get the same result, what, mu l is equal to 4/3। So that is what very simple use of lens maker's equation. Let us discuss some more advanced problems. Example 2, focal length in the air of a convex lens of material of refractive index 3/2 is 30 centimeter। मतलब एयर में फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और म्यू दिया हुआ है लेंस के मटेरियल का 3/2 मींस विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज टू फाइंड, ए, फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन वाटर
refractive index of water is 4/3. B, if the lens is used in a medium of refractive index 2, will it work as a converging lens? अब देखिए, अभी हमने बात की क्या कि अगर आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से कम होगा तो जो हमारा यूजुअल बात है कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, लेकिन आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के मटेरियल से ज़्यादा हो गया तो कॉन्वेक्स मीन्स डाइवर्जिंग, कॉनकेव मीन्स कन्वर्जिंग। एंड ये आइडिया एक बार सीखना और उसको किसी प्रॉब्लम में कैलकुलेट करके देखना एक अलग एडवांटेज है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। So what we take 1 by f is equal to mu L with respect to O minus 1 by R1 minus 1 by R2, equation 1, that is Lensmaker's formula, what we to use. अब देखिए यहाँ से f equal to 30, mu L with respect to O is equal to mu L is equal to 1.5 for air in the Lensmaker's equation। अगर इसको रखते हैं तो ये जो ज्योमेट्रिकल टर्म है इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब जब भी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे कुछ भी करेंगे ये ज्योमेट्रिकल टर्म चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ R1 R2 नहीं दिया हुआ है, सो फॉर सब्स्टिट्यूटिंग देखो ये मिल गया अपने को 1.5 और ये मालूम है, तो इस ब्रैकेट में जो ज्योमेट्रिकल टर्म है लेंस की शेप वाली टर्म वो हमें कैलकुलेट हो जाएगी। सो व्हाट 1 by 30 इज इक्वल टू 1.5 minus 1 by R1 minus 1 by R2। सो 1.5 मीन्स 3 by 2 minus 1 by 2। So here will be 1 by 15. So 1 by R1 minus 1 by R2 is equal to 1 by 15. Now this term मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये लेंस की शेप से डिसाइड हो रहा है केवल, तो उसको हम वाटर में यूज करें चाहे लिक्विड में यूज करें ये टर्म वही रहेगी। तो अब ये 1 by इस टर्म की वैल्यू 1 by 50 यूज करते हैं हम ए और बी पार्ट दोनों को देखें। दिस ज्योमेट्रिकल फैक्टर विल रिमेन अनचेंज्ड for any media surrounding the lens. Part A, find its focal length in water, refractive index of water is 4/3, part A as it is यहाँ लिख लिया। So what is solution? अब देखिए फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमको, तो ये म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम चाहिए होगा, तो पहले वो कैलकुलेट कर लें। आउटर मीडियम इज वाटर 4/3, म्यू एल 3/2। सो म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू ओ। Mu L is 3/2 upon 4/3, it will be 9/8. So now we can substitute the values, this value and this value here in this equation. So substituting the above result and the result of equation 2 in equation 1, Lensmaker's formula. So what we get here, 1 by f is equal to 9/8 minus 1 into 1 by 15. So f is equal to 120 centimeter. So focal length is coming positive. So here this lens will behave as converging lens. क्यों? Obvious था, ये जो outer medium water है 4/3, it is smaller than 3/2. Now let us take second case. What the lens is used in the liquid of refractive index 2, and we to decide whether the lens will behave as a diverging lens or converging lens. So what we do, म्यू एल विद रेस्पेक्ट टू ओ फाइंड करना है। सो म्यू एल अपॉन म्यू ओ, व्हाट इज म्यू एल 3/2, म्यू इज 2, सो व्हाट यू गेट 3/4, इट इज लेस देन 1। नाउ इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन लेंसमेकर्स फार्मूला, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ इक्वेशन 2, 1 upon R1 minus 1 upon R2 is equal to 1 upon 15 in Lensmaker's equation. So what you get Lensmaker equation, 1 by f is equal to mu L with respect to O minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू 3/4 minus 1, एंड ब्रैकेट में जो टर्म थी 1 by R1 minus 1 by R2 उसकी वैल्यू 1 by 15 आया था, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो हियर 3/4 minus 1 is minus 1/4। So here focal length will become what? -60. Minus means लेंस के फोकस इधर आ गया, इट मीन्स इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो आप देख लीजिए कि कॉन्वेक्स का मतलब हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होगा और कॉन्केव का मतलब हमेशा डाइवर्जिंग नहीं होगा। सो दैट वाज अ वेरी peculiar example. The focal of the lens is given liquid is negative, means focal length होना चाहिए यहाँ पे। The focal length of the lens in the given liquid is negative. Therefore, in spite of being a convex lens, the lens will behave as a diverging lens in the given liquid.
Let's discuss another example. Example 3. An equiconvex lens of focal length 10 cm is made by a glass of refractive index 3/2. It is held with its optical axis vertical, lower surface in water and upper surface in air. Refractive index of water is 4/2. सो लेंस को इस तरह रखा गया है हॉरिजॉन्टली, इसका लोअर सरफेस वाटर में है और अपर सरफेस एयर में एक्सपोज्ड है, और उसकी ऑप्टिकल एक्सिस ऑब्वियसली वर्टिकल होगी. एंड व्हाट वी टू कैलकुलेट? ए, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन द वाटर. तो वाटर में फोकल लेंथ फाइंड करनी, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट वी टेक हियर फोकल लेंथ इन एयर, सब्स्टिट्यूट दिस दिस एंड दिस. अब देखिए ऐसा हमने क्यों कैलकुलेट किया. फोकल लेंथ इन एयर, ये फोकल लेंथ इन एयर हमको दिया 10 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2. इन वैल्यूज को यूज करके हम जो ज्योमेट्रिकल टर्म है 1/r1 माइनस 1/r2 फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन यूज लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू म्यू एल विद रिस्पेक्ट टू -1 1/r1 माइनस 1/r2. सो f की जगह क्या रखेंगे हम +10 एंड 3 इंटू 3/2 -1 इंटू 1/r माइनस 1/r. अब देखिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सो r1 विल बी r एंड r2 विल बी -r. क्यों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता, रे इधर से आती तो r1 पॉजिटिव होता और r2 नेगेटिव. सो व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम हियर, r is equal to 10 centimeter. How it is very simple. What it will be 2/r and it will be what 1/2. So 1/2 into 2/r is again 1/r and 1/10 is equal to 1/r. So r is equal to 10 centimeter. तो हमने जो लेंस था उसकी रेडियस कर्वेचर फाइंड कर ली, क्योंकि अब हमें रेडियस कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है पार्ट ए सोल्व करना है उसमें लेंस के एक तरफ एयर है और एक तरफ वाटर है. सो let us call this a very important result, equation number 1. Now by focal length in water we mean the second principal focal length in water. Why? You can see ये यहाँ वाटर लेंस इस तरह रखा हुआ आप देख सकते हैं, इसका एक सरफेस पूरा वाटर में, एक सरफेस एयर में है. अब फोकल लेंथ इन वाटर मीन्स द रेज आर, हम यहाँ से पैरेलल रेज इंसिडेंट एज्यूम करेंगे और उनको यहाँ कन्वर्ट कर देंगे. तो ये यहाँ से रेज आ रही है तो ये मीडियम 1 हो गया, लेंस के लिए मीडियम 2 हो गया, और ये यहाँ रेज फाइनली जा रही हैं तो मीडियम μ3 बोल दिया. सो ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ द लेंस, सो दैट इज रे डायग्राम. अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, तो ये फोकस कौन सा होगा, सेकेंड फोकस. इसलिए कहा बाई फोकल लेंथ इन वाटर वी मीन द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ. सो व्हाट इज रिजल्ट्स. अब देखो रिजल्ट मालूम है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का क्या था, μ3/f2 is equal to μ2 minus μ1/r1 plus μ3 minus μ2/r2. So we recall the result. What? μ3/f2 is equal to μ2 minus μ1/r1 plus μ3 minus μ2/r2, and values are what, μ1 is 1, μ2 is 3/2, μ3 is 4/3. R1 अगर देखें ये फर्स्ट सरफेस तो ये पॉजिटिव 10 होगा एंड R2 क्या होगा -10, बिकॉज ये R2 इधर मेजर होगा अगेंस्ट द इंसिडेंट रे. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. μ3 4/3 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 3/2 -1 अपॉन 10 प्लस ये 4/3 -3/2 अपॉन -10. So after solving it, what you get, f is equal to 20 centimeter, and that solution I am leaving for you. So in this way we have used this relation. So that is a very important result. Why important result? Because ये बहुत कम काम आएगा, और अगर आपको ये ध्यान है तो ये प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए. लेकिन अगर रिजल्ट ध्यान नहीं है तो आपको अगेन पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती. फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन, उसकी इमेज, सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी और थिकनेस नेगलेक्ट करेंगे. तो कभी इतना बड़ा काम बचाने के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये फोकल लेंथ सेकेंड हो चाहे फर्स्ट हो, दोनों फॉर्मूले सेम है. फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ होगा μ1/f1 और सेकेंड में क्या होगा यहाँ μ3/f2, एंड ये RHS सेम है. नाउ व्हाट इज बी पार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन द एयर. अब एयर मीन्स रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम वाटर.
बाई फोकल लेंथ इन द एयर वी मीन अगेन सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। जैसे बात हुई फोकल लेंथ का मतलब हमेशा सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ही होगा। सो हियर एयर, तो रेज आर ये यहाँ पे अब हमारे लिए ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा एंड यहाँ ये शो कर दिया रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये फर्स्ट मीडियम और ये म्यू 2 होगा और ये म्यू 3। So rays are coming from here parallel to principal axis in this way and they converge here and here is the focal length. Now what the values from here? Substituting mu 1 is equal to 4 by 3, mu 2 is equal to 3 by 2, mu 3 is equal to 1 and R1 is plus 10 and R2 is minus 10. And these values substitute in the lens maker's formula. So what mu 3 by F2 is equal to mu 2 minus mu 1 by R1 plus mu 3 minus mu 2 by R2. Let us substitute here. So mu 3 means here that is this is air 1. It should be 1. It is a typing error. Don't read 3. It is 1. So it is 1 by F is equal to mu 2 3 by 2 minus again what? It is mu 2 minus mu 1. So 3 by 2 minus 4 by 3 upon 10. Again next is what? Mu 2 minus what? Mu 3. So it's sorry mu 3 minus mu 2. So mu 3 is 1 and mu 2 is 3 by 2 and its radius curvature is minus 10. So by solving this you get F is equal to 15 centimeter. Now just see again what I recommend you to try to remember the result, and if you don't remember, so in situation where both the side medias will be different, आपको काफी लंबा काम करना होगा. Now we come on the home assignment for thin lens. आज जो हमने आइडिया जो जिन टॉक्स को डिस्कस मैंने एरिया रखा था वो लेंस मेकर्स फॉर्मूले तक, क्योंकि यहां तक का जो आइडिया है जनरली लेंस को हम डील करते हैं इट वी इग्नोर इट. हम लेंस इक्वेशंस, इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और इन आइडियाज़ को हम जनरली बहुत कम ध्यान देते हैं. एंड सेवरल टाइम्स इन आईआईटी प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड ऑन दीज फंडामेंटल. तो इन आइडियाज़ को हमें प्रॉपरली समझ सकें इसलिए इसके लिए एक लेक्चर हमने डिज़ाइन किया. सो व्हाट इज असाइनमेंट? फर्स्ट थिंग, रिवाइज ऑल द आइडियाज़ एंड एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. And there are a few problems from SC Verma because presently we are completing exercise from SC Verma. What? Practice following problems from SCB chapter 18. Which problem? Exercise में 47 to 51. And these problems are based on lens maker's formula and its derivation. In next class, we meet and we discuss about image formation from thin lens. एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि थिन लेंस में किस पोजीशन में कैसे इमेज बनती है, देन इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, कब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कब वर्चुअल इमेज बनेगी, कब रियल इमेज बनेगी, एंड वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग. वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.